guys and welcome back to my channel. So in this video I am going to share a few most important tips जिन्हें फॉलो करके आप फॉर श्योर अपना CUET का एग्ज़ाम अच्छे स्कोर से क्रैक कर सकते हो। तो पहले समझो ऐसी कौन सी टिप्स है और उन्हें ज़रूर फॉलो करो, बिकॉज ये बाकी बहुत सारे और चैनल्स या वीडियोस की तरह वही आपको कॉमन या जिन्हें हम फॉलो नहीं कर सकते प्रैक्टिकली इस तरह का कंटेंट नहीं है। हमारे पास आखिरी के कुछ घंटे बचे, हमें उसमें एक्सेल करना है, हमें उसमें CUET क्रैक करना है। सो दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ घंटे जब बचते हैं ना, तो अब हम NCERT नहीं पढ़ सकते, हम उस समय कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ सकते, वरना तो हमारा रिविजन ही कंप्लीट नहीं होगा। आपको इस समय स्मार्ट स्टडीज़ की ज़रूरत है, राइट? स्मार्ट स्टडीज़ करोगे तो फॉर श्योर CUET क्रैक कर जाओगे। कुछ घंटे कैसे हमें अपने ब्रेन को एक्टिव करना है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने कि हमारा सारा सिलेबस हो जाए और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। सो दिस इज़ फॉर यू, ठीक है? एंड तक देखो, मैं आपका एक एक पर्टिकुलर टॉपिक एड्रेस करने वाली स्पेसिफिकली, सो बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए बिना डिले करे अब देखते हैं पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आई विल बी स्टार्टिंग विद द इंग्लिश, ठीक है? सबसे पहले इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तो भाई कॉमन है, तो इंग्लिश से हम शुरू कर सकते हैं अपना। देखो इंग्लिश में आपको कैसे पढ़ना शुरू करना है। इंग्लिश में सबसे पहले हम करेंगे अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा है, ठीक है? अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप सबको पता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक टेक्निक होती है, एटलीस्ट जिन्होंने मेरे से क्लासेस लिए उन्हें अच्छे से आइडिया है, राइट? सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जिनको ट्रिक्स पता है, टेक्निक पता है, वो वैसे एक बार गो थ्रू कर लो और गिव अ गुड रीड। जिनको नहीं पता तो आप क्या करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप खुद भी ध्यान से एक बार पढ़ोगे ना, वन रीड ही करोगे ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आने की थोड़ी सी उम्मीद है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन लग रहे हैं, तो आप कर सकते हो। MCQ पे मत आना, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट जो लाइन देन आंसर ऐसे वाले पढ़ना है। MCQ वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं बोल रही हूँ, प्रॉपर आपको जो PDF में होते हैं वो पढ़ना। अगर आपके पास कंटेंट है, मेक सेंस, नहीं है तो कमेंट में करो, मैं आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड करूँगी हर बच्चे को, ठीक है? जस्ट ड्रॉप योर कमेंट एंड Gmail, सो आई विल मेल यू गाइस, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारे आते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करने हैं MCQs, ठीक है? इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन करने, वो भी MCQs। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इनके डायरेक्ट मीनिंग वाला, MCQ करो, ज़्यादा कवर अप होगा इसमें, ठीक है? आफ्टर दिस कम्स योर पोइटिक डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो क्वेश्चन हमें इन पे सब पे मिलना ही है जो मैं लिख रही हूँ। पोइटिक डिवाइस वाला जो आपका पॉइंट है गाइस, इस पर क्या करना है, सारे पोइटिक डिवाइस को रिवाइज करना है। अब हम उनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ सकते, डेफिनेशन पढ़ के कभी समझ आएगा, कभी समझ नहीं भी आएगा। सो क्या करें, डेफिनेशन नहीं पढ़ना है आपने, डायरेक्ट आपने इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है आपने, इनका एग्जाम्पल डायरेक्ट पढ़ेंगे हम। जितने भी पोइटिक डिवाइस है, कोई भी है, सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, कुछ भी है, आपने डायरेक्टली उनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। MCQ सॉल्व करो, दैट्स इट। कितने MCQ में हम सॉल्व करें, हर तरह के पोइटिक डिवाइस के 2-2 MCQ सॉल्व कर लो, आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, आपको एग्जाम का पैटर्न भी आइडिया लग जाएगा। तो इसके लिए आई प्रेफर कि आप MCQ से प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब इसके बाद विच नेक्स्ट कम्स इज योर कि भाई मैम हमारे तो जंबल वर्ड्स भी आ रहे हैं, इंग्लिश में ये भी आ रहे हैं, ये सब चीज़ें ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ये कुछ भी आ सकता है। तो इससे इसको कोई नीड नहीं है कि आपको मैं बोलूँ जंबल सेंटेंसेस करो या इन सब पे प्रैक्टिस करो, वो छोड़ दो। आफ्टर दिस कम्स योर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है? अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे करें? अब अगेन, जिन्हें तो टेक्निक पता है, फॉलो द टेक्निक एंड गिव अ गुड रिवीजन। जिन्हें टेक्निक नहीं पता, आई से वन थिंग रिपीटेडली कि बच्चा आप लोग क्या करो, मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स कर लो। जिन्हें टेक्निक पता है वो टेक्निक से आप लोगों को पता है कि इतने सारे हज़ारों ईडियम्स है, हज़ारों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम रट्टा नहीं मार सकते, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो हु सो एवर नोज द ट्रिक, गो थ्रू दैट। जिसे ट्रिक नहीं पता, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करो जो मोस्ट आस्क्ड है, रिपीटेडली जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है? और आपको एक चीज़ और बताऊँगी एज द टिप हेयर अगेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि CUET का लेवल बहुत टफ नहीं होगा। तो कई लोग आप कुछ ऐसे होंगे जो रिविजन में कुछ एक्सेसली टफ क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इतने हाई लेवल पे नहीं जाना, ठीक है? एवरेज से मीडियम लेवल तक की रिविजन रखो, एवरेज से मीडियम लेवल तक का ही पढ़ो, यू विल गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है? चलो जी, अब हमारा इंग्लिश तो हो गया। अब इंग्लिश के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है, दैट इज़ योर GK, ठीक है? GK है आपका, QA है, LA है, मैं आपका जनरल बेसिस पे बात करूँ, देन आई विल कम टू द डोमेन्स, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारा सबसे पहले GK कैसे करना है। GK में एक आपका स्टैटिक GK है, एक आपका करंट अफेयर्स है, राइट? अब हमें कैसे करना है,
इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको अच्छे से आपको सच में पढ़नी है। एक तो आपको सारे हर स्टेट के जो हमारे हर कल्चर के स्टेट के जो डांस फॉर्म्स होती हैं, सारी डांस फॉर्म्स आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट कम्स इसके बाद आपके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, इंडिया में कितने नेशनल पार्क है, वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको ये पता होना चाहिए। नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आ जाता है। अगला यूनेस्को साइट्स, बहुत सारे ऐसे टेम्पल है, बहुत सारी ऐसी साइट्स है जो इंडिया में जिन्हें यूनेस्को साइट्स का एक कह सकते हो डेजिग्नेशन मिला। तो यूनेस्को साइट्स पे जो भी आपकी है वो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी साइट को यूनेस्को कहा गया है। इसके बाद आपको सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, जैसे कि हमारा वर्ल्ड बैंक है, इन सब की कहाँ कहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर्स है ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना, आपको ही नहीं देखना वो कब इस्टेब्लिश हो, ईयर्स पे मत जाना, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा, ईयर पे हमें नहीं देखना, सिर्फ हमें इनका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, दैट्स इट। अब इसके बाद आता है हमारा आपका अवार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट 6 मंथ्स के अवार्ड पता होने चाहिए, दैट्स इट, सिर्फ 6 मंथ्स, ठीक है। अवार्ड आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अभी रिसेंटली बहुत लोगों को अवार्ड मिला है। हमारी एक मूवी है जिसे ऑस्कर अवार्ड मिले हैं इंडियन मूवी को, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको हिंट दे दिया, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो बहुत रिसेंटली गिवन अवार्ड्स हैं उनसे आप टिप्स पे ब्रशअप कर लो एक बार। अवार्ड्स के बाद आता है आपका बुक्स एंड ऑथर। अब भाई मैम इतने सारे बुक्स एंड ऑथर, इस पर क्वेश्चन एक आता है, हम सबको ही पता है। तो इसके लिए आई वॉन्ट से कि आप बैठ के 20, 30, 40, 50 पॉइंटर्स पढ़ो, ये टोटल टाइम वेस्ट है। जिसकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुकी है, जिसका कंप्लीट सिलेबस डन है, फुल कॉन्फिडेंस है, वो बेशक बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ ले। जिसका नहीं हुआ आई वॉन्ट सजेस्ट, बिकॉज ये एक ही क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन के लिए हम इतनी मेहनत या इतना टाइम इन्वेस्ट अब नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम है ही नहीं, राइट। तो ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स को छोड़ दो, अब बस हो गया जो होना था। अब इसके बाद आता है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हमें और क्या क्या पढ़ना चाहिए, या हिस्ट्री ज्योग्राफी में से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी आपकी हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपकी गुप्ता डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी है, इस तरह का आपको आइडिया होना चाहिए। इनका भी क्या पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो डायनेस्टीज़ है ये इनके फाउंडर्स कौन है, बस डायनेस्टी एंड देयर फाउंडर, इनके आपको एक नाम ज़रूर पता होना चाहिए। बस इतना कर लो, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद एक बेसिक आपको पॉलिटी में जो पता होना चाहिए, आपके फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से थे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्लीप, ठीक है, राइट टू लिव, ये सब आपके क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ये आपको पता है, देन अगेन यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। अब मैम हमारा ये भी हो गया, वो भी हो गया, अब और कुछ बचा है, ठीक है। अब आप में से जिन भी बच्चों का पेपर मई में ना हो के जून वाले स्लॉट में पड़े, 1 जून से 7 जून में, तो अभी आपके पास फिर भी टाइम है, ठीक है। आप लोग क्या करो, ओसवाल की बुक खरीदो। अगर आपने कोई ऑनलाइन सीरीज़ नहीं लिया कुछ भी, ओसवाल की बुक खरीदो और सैम्पल पेपर करना शुरू कर दो। बिलीव मी, ओसवाल की बुक अपने आप में बहुत होलसम है, ये कर लिया तो पेपर हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। उन्होंने बिल्कुल पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ही उनके पूरी टेस्ट सीरीज़ अरेंज है, मतलब जो उनकी बुक लिस्ट में टेस्ट है, आपके मॉक टेस्ट गिवन है, अकॉर्डिंगली अरेंज, अकॉर्डिंगली बने हुए हैं सारे। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत एक्सट्रीमली हार्ड है या बिल्कुल ईजी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो आप ओसवाल खरीद सकते हो, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने खुद से बहुत सारी कॉम्पिटिटिव बुक्स के मॉक्स को गो थ्रू करा है, उसके बाद आई एम टेलिंग यू कि ओसवाल को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ओसवाल की भी बात हो गई, ओसवाल की भी बात हो गई, सॉरी टंग स्लिप हो गई थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं LR की, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड QA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इन्हें कैसे करना है, LR में आपने हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2-2 क्वेश्चन हर तरह के फॉर्मेट के करो, चाहे आपके नंबर वाले हैं, नंबर मिसिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर तरह का हमें क्वेश्चन करना है, पैटर्न वाले क्वेश्चन है। तो लॉजिकल रीजनिंग है, चाहे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इनमें जितने भी आपके टॉपिक है, परसेंटेज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, डायरेक्शंस, ठीक है, XYZ, जो भी सब कुछ है, उन सब में हर तरह के जो भी आपकी हेडिंग है, जो भी आपका सिलेबस है, हर पॉइंट के सिर्फ 2-2 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि पेपर में ये नहीं होना चाहिए अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, इसे सॉल्व भी कैसे करें, ये अगर हो गया तो पेपर में ब्लंडर हो जाता है,
ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो। पेपर में हमें नहीं पता था, पेपर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है, इसलिए हर कॉन्सेप्ट के सिर्फ 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको समझ आ जाएगा। उसकी थ्योरी छोड़ो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, नीचे एक्सप्लेनेशंस गिवन होती हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर ये भी आप लोगों के पास नहीं है, जस्ट ड्रॉप योर जीमेल आईडी, ठीक है, अपनी जीमेल की आईडीज़ भेज दो, मैं आपको हर पैटर्न के कुछ सैम्पल क्वेश्चन भेज दूँगी, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया, क्लू मिल जाएगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन होगी, क्योंकि इस समय हमारे कॉन्सेप्ट समझने का टाइम नहीं है भाई, हमारा 21 से पेपर शुरू है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। तो आपको बेसिकली इससे ही याद है, आपने हर कॉन्सेप्ट के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आते हैं डोमेन वाइज। अब डोमेन वाइज भी जिन बच्चों ने कोई ना कोई डोमेन सेलेक्ट करा होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का कॉमर्स होगा, जो भी XYZ डोमेन है आपका, ये बहुत वास्ट एरिया बिकॉज। तो अब डोमेन में हमारे पास बुक्स खोल के पढ़ने का अगेन टाइम नहीं है, वी कैन नॉट रेफर ह्यूज लेंथी बुक्स, राइट। तो क्या करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट गो थ्रू दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट। हर चैप्टर में ना कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ऊपर देखो कौन कौन से MCQs अवेलेबल है और उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर MCQs पर करना शुरू कर दो। अब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो भावनाओं में नहीं बह जाना है कि उसके ऊपर ही 100 MCQ कर डाले, ऐसा नहीं करना है। टाइम देख के करना, टाइम लिमिट मेंटेन करके करना। लिमिटेड MCQs करो हर कॉन्सेप्ट की, कि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपके MCQs भी हो जाए, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अनदर वन इम्पॉर्टेंट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं एंड में बात करना चाहती हूँ, इसके लिए आई टोल्ड यू कि वीडियो स्किप मत करना। अब देखते हैं कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप क्या है। आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। जब हमारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है ना गाइस, तो उस समय इसका मतलब ये होता है कि हमें सारे क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट नहीं करने। जिसने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया वो उसका तो क्रैक होना ही नहीं है पेपर, बहुत सीधी सी बात है। तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, ये नहीं सारे पेपर में तुक्का मारे तो आप मान के चलो आप पास भी नहीं हो, हाँ आप फेल हो, आपको कोई स्कोप नहीं है CUET में। तो पेपर को कैलकुलेट करके करना, घर से कैलकुलेट करके जाओ कि ठीक करेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो कितने कटेंगे। और अगर सारे गलत हो या 50 क्वेश्चन गलत हो गए, 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके हाथ में बचेगा ही क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो छोड़ने ही है, जो नहीं आते कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देना, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट मत करना। डू नॉट अटैम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसका याद रखो ध्यान से। ये आपको शायद ही किसने बताएगा, ठीक है। तो हमें सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करना, बिल्कुल ये नहीं जय माता दी ए जय माता दी बी, ये सब मत कर देना। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें लॉजिक है ऑब्वियसली, राइट। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टू यू। कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, वरना आप मेल अपनी आईडीज़ प्रोवाइड कर दो, मेल आईडी पे आपका जो भी क्वेरी है कुछ भी, आई विल आंसर दैट, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सैम्पल वगैरह चाहिए तो अपनी मेल ड्रॉप कर दो, आई विल रिवर्ट यू बैक। ओके, टिल देन बाय बाय।